दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्सपुर में। और आज हम पढ़ेंगे 12th इकोनॉमिक्स का एक जो सब्जेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसका पहला चैप्टर है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द इव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसका ये पहला चैप्टर है और इसको शुरू से लेके एंड तक एक पूरे के पूरे वीडियो के अंदर आपको फुल चैप्टर समझने को मिल जाएगा और इसके अलावा आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक से और शुरू से लेके एंड तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इस चैप्टर में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और ये चैप्टर आपकी पावर बन जाएगा जिसके लिए आपको कोई रट्टा मारने की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी जब हमारा देश आजाद हो रहा था या आजादी के समय कैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो इसके लिए मैं एक हाइलाइटर ले लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब थी क्योंकि अंग्रेजों की विभेदकारी नीति मतलब कि एक भेदभाव वाली नीति, अंग्रेजों ने अपने लिए बेनिफिट्स वाली चीजें की थी और भारतीयों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे उनको फायदा हो, बेनिफिट हो या किसी भी तरीके की उनको सहूलियत मिल पाए। और सिर्फ उन्होंने अपने लाभ के लिए भारत का इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो रखी थी क्योंकि अंग्रेजों ने एक विभेदकारी नीति को अपनाया हुआ था ताकि उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिले और भारत को ना मिले। उनको क्या बेनिफिट मिले और भारत को ना मिले, ये चीजें आपको चैप्टर में आगे समझ आएंगी धीरे धीरे। आजादी के समय भारत की स्थिति का अंदाजा हम अलग अलग फेसेस में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी थी आजादी के समय, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर थी। यानी कि उस वक्त बहुत सारे काम नहीं होते थे। जैसे अभी आप देखते हो कॉरपोरेट कंपनीज होती है, कंप्यूटर है, दुनिया भर की जॉब्स आपको मिल जाएंगी, काम मिल जाएंगे जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर लोग जो थे वो कृषि पर ही निर्भर थे। क्योंकि अगर एक डाटा को आप समझोगे तो 85% उस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनपढ़ थी, इलिटरेट थी। ठीक है, और इसके अलावा 15% जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, जिसमें से अगर आप रेशो देखोगे तो 9% मेल और 6% अराउंड फीमेल्स को एजुकेटेड माना जाता था। और यहाँ पे एजुकेटेड का मतलब हाईली क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेटेड का मतलब है पढ़ा लिखा, यानी कि उनको लिखना पढ़ना आता हो, बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हमारे देश में उस वक्त करीब करीब 85% जो पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड थी, तो वो और क्या ही काम करती। तो इसमें से ज़्यादातर जो लोग थे वो किस सेक्टर में चले गए, कृषि वाले क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रहकर काम करने लगे। और बाकी के जो लोग थे, यानी कि करीब 72% जो लोग थे वो 72 या 70% लोग खेती बाड़ी करते थे और बचे हुए लोग मजदूरी करते थे। ठीक है, इस तरीके से अपना घर चलाते थे। तो ये उस वक्त की स्थिति थी। तो ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हुआ करते थे। तो आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर थी क्योंकि अंग्रेज शासन के दौरान उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया था या बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे देश में नहीं थी। उद्योग यानी कि फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, प्रोत्साहन मतलब उनको एंकरेज करना, बढ़ावा देना, तो ये सब नहीं किया गया था। भारत का इस्तेमाल केवल कच्चा माल निर्यात करने के लिए ही किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, एक वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, और इंडिया है। तो इंडिया का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता था कि इंडिया से ब्रिटेन सिर्फ जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, वो यहाँ से ब्रिटेन भेजा जाता था और फिर ब्रिटेन में उसको प्रोसेस करके फिर इंडिया बेचा जाता था महंगे दामों पर। ठीक है, महंगे दामों पर। इंडिया से रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था सस्ते दामों पर, बहुत ही ज़्यादा चीप रेट पर। ठीक है, और फिर ब्रिटेन में उसको प्रोसेस करके इंडिया में और अलग कंट्रीज में महंगे दामों पर बेचा जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे होता ये था कि जो ब्रिटेन है वो पूरा पूरा बेनिफिट उठाता था दोनों तरीके से। एक तो सस्ते में, ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजता था
और फिर महंगे दामों पर वापस इंडिया बेचता था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ही मिलता था। इसके अलावा इस वजह से कृषि पूरे देश में फैली हुई थी। उद्योगों का निराशाजनक विकास था। निराशाजनक यानी कि उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था इंडस्ट्रीज का जितना एक्सपेक्टेड था या जितना सोचा गया था। तो आज़ादी के समय भारतीय उद्योगों की स्थिति काफ़ी खराब थी। ऐसा अंग्रेजी शासन की नीतियों की वजह से हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी शासन कभी भी भारत में उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते थे और ना ही उन्होंने दिया था। तो अंग्रेज चाहते ही नहीं थे कि इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज आए, फैक्ट्रीज आए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आ जाएंगी तो फिर हमें इंडिया रॉ मटेरियल क्यों बेचेगा। अब थोड़ा सा एक सिनेरियो समझाता हूँ। दोस्तों, ब्रिटेन में ना उस वक्त जब अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया था, तो ब्रिटेन में क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण, जिसका मतलब ये होता है कि ब्रिटेन में एक के बाद एक के बाद एक इंडस्ट्रियां लगे जा रही थी, बहुत सारी इंडस्ट्री लगे जा रही थी। तो जब ब्रिटेन के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही थी, तो उस टाइम पर उनको चाहिए था कि हमें एक ऐसा मार्केट मिल जाए जहाँ से उनको सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल मिल जाए, और फिर इंडस्ट्री के अंदर उनको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएंगे। जैसे मान लो कि लकड़ी आ गई या कॉटन आ गया, तो उसका हमने फैब्रिक किया, फर्नीचर बना दिया, और फिर महंगे दामों पर उसको उसी देश में या फिर अलग अलग देशों में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को हम कमा सकें। तो बेसिकली आपको इसका जो एक फंडा है वो समझ आ रहा होगा कि अंग्रेज एक्चुअल में चाह क्या रहे थे। उनका ये था कि हमें अपने उद्योगों में रॉ मटेरियल की पूर्ति करने के लिए भारत से कच्चा माल क्या करना है? इंपोर्ट करना है। तो यानी कि इंडिया से ब्रिटेन कच्चा माल जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर महंगे दामों पर इंडिया बेचा जाएगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि इंडिया में एक भी फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे किसी भी प्रकार का उद्योगों पे ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें आधारिक संरचना की, आधारिक संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी प्रकार की इन्होंने ना तो सड़कें यहाँ पे बनाई, ना बिजली के ऊपर ध्यान दिया, ना मार्केट लगाया। इन सारी चीज़ों का क्या था? अभाव था। अभाव का मतलब होता है कमी। तो आज़ादी के बाद भारत में आधारिक संरचना जैसे कि बिजली, सड़क, बाजार, इन सारी चीज़ों का अभाव था। इसके ऊपर कोई काम ही नहीं किया, ना ही इन्हें विकसित करना अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक उन्होंने माना। मतलब बेसिकली होता ये है कि अगर ये सारी चीज़ें विकसित होती है ना, तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन उन्होंने चाहा ही नहीं था कि भारतीय आधारिक संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का ठीक हो। तो उन्होंने बिजली, सड़क, बाजार, रोड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इनके ऊपर काम ही नहीं किया, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अधिकांश हमारी जो जनसंख्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अधिकांश हमारी जनसंख्या कैसी थी? गरीब थी, ठीक है। गरीब क्यों थी? मैंने उसका रीजन भी दिया आपको कि करीब करीब 85%, इसको आप थोड़ा सा और प्योरली समझेंगे तो 84% के आसपास है। तो राउंड फिगर आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो करीब तो 85% जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट गरीब थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी इंडिया में उस वक्त फैली हुई थी। देश में गरीबी का स्तर बहुत ज़्यादा था और देश के लोगों को इस गरीबी की खाई से बाहर निकलना ज़रूरी था। तो एक ही थोड़ा सा हम पॉपुलेशन के बारे में हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आता है मूलभूत सुविधाओं का अभाव। देखो, मूलभूत का मतलब होता है फंडामेंटल नेसेसिटीज जो हमें चाहिए थी उस वक्त, यानी कि जो हमें बेसिक नीड हमारी, ठीक है। बेसिक नीड क्या होती है कि हमें भाई पीने के लिए अच्छा पानी मिलना चाहिए, ठीक है। हमारी जो स्वास्थ्य है उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई हो। ये बेसिक नीड होती है, मतलब जीने के लिए ये जरूरी होती है। तो इन सारी चीज़ों का भी अभाव था। अभाव यानी कि कमी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा हम अगर हम इसमें मृत्यु दर की बात करें, जैसे हम उच्च शिशु मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है, यानी कि हाई मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट समझते हो आप? मोर्टेलिटी रेट मतलब कि स्वतंत्रता के समय शिशु मृत्यु दर लगभग 218 प्रति हजार थी। इसको मैं समझाता हूँ ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जो देखो शिशु मृत्यु दर है, यानी कि ऐसे बच्चे जब जन्म लेते हैं और 1 साल से पहले ही वो 1 साल के नहीं हो पाते और उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु। अगर इसकी हम दर निकालेंगे तो वो कुछ इन्होंने 2018 बताई है प्रति हजार पे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि 1000 बच्चों ने जन्म लिया, तो 1 साल बाद इसमें से 218 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। तो ये होता है 218 प्रति हजार।
यानी कि एक साल में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 218 बच्चे मर जाया करते थे। उसके मल्टीपल रीजन है। एक रीजन ये है कि कुपोषित होना, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था ना होना, ठीक है, और ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट हुआ करती थी। तो व्यापक निरक्षरता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 16% थी। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि करीब 84% या 85% हमारी पॉपुलेशन थी। तो मतलब पॉपुलेशन अनपढ़ थी, उसमें से वही बचा हुआ 60% है, तो जिसमें से केवल 7%, ठीक है, जो मैंने आपको 6 बताया था, तो वो कोई नहीं, वो राउंड अप होता है, तो 1-2% का कोई मार्जिन नहीं होता इतना ज़्यादा। तो इतनी परसेंट महिलाएं ही साक्षर थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा अगर हम और दूसरे टॉपिक की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको नहीं छोड़ना है आपको। निम्न जीवन प्रत्याशा, यानी कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो बहुत लो थी। इसको मैं समझाता हूँ क्या है। यानी कि पहले आज़ादी के समय ऑन एन एवरेज 32 साल की उम्र में, ठीक है, एक पर्सन की डेथ हो जाया करती थी। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं यार 32 साल में कैसे मर सकता है। ये एक एवरेज एज बताई गई है, ठीक है, जिसके अंदर जल्दी मरने वाले, ठीक है, और देर से मरने वाले जिनकी एज 90-95 हो जाती है वो सब इंक्लूड है। तो ये एक एवरेज एज आपको बताई है कि 32 की एज में, ठीक है, ऑन एन एवरेज एक पर्सन की डेथ हो जाया करती थी। तो लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी मानी गई है ऑन एन एवरेज, 32 ईयर्स, ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ठीक है, आज ये एक्सपेक्टेंसी बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो उस वक्त क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं थी, मतलब जनरली क्या होता था कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो उस वक्त उनका इलाज पॉसिबल नहीं था, या उस वक्त उनके इलाज थे ही नहीं जो आज अवेलेबल हैं। ठीक है, साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी को पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से हम समझ चुके हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि अब हमारे पास उन सारी चीज़ों के भी इलाज संभव हैं जो पहले नहीं थे। तो अब ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना ये 32 से बढ़कर काफ़ी हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। अब इसके बाद हम बात करें गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर की, तो ये तो है ही। उस वक्त जो जीवन स्तर था वो गरीबी में था, ठीक है। अगर इसमें देखो 52% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे थे। गरीबी रेखा मतलब समझते हैं ना आप। यहाँ पे गरीब किसको बोला जा रहा है, ये गरीब वो लोग, वो उन गरीबों की बात हो रही है जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी ना 2 टाइम का खाना नहीं जुटा पाते, ठीक है, वो आते हैं गरीबी रेखा के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। और अधिकांश लोगों का 80 से 90% आय का हिस्सा अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में ही खर्च हो जाता था। आधारभूत आवश्यकता कौन सी है, जो अभी हमने पढ़ा था, जो उनकी बेसिक नीड होती है, ठीक, जिससे अपना जीवन वो सरवाइव करते हैं। तो बेसिक नीड क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, खाना, रहना, ये बेसिक नीड है। तो इसी में ही उनकी 80 से 90% जो इनकम है खर्च हो जाया करती थी। तो सेविंग का तो आप हिसाब ही मत पूछो। तो ये सिस्टम था, ये उस वक्त की जो स्थिति थी, आज़ादी के समय भारत की स्थिति ऐसी थी। तो हमने अलग अलग एस्पेक्ट में हमने समझा, हमने एग्रीकल्चर को लेके भी समझा, हमने उद्योग को लेके भी समझा, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके समझा, पॉपुलेशन को लेके समझा, इसके अलावा जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेके समझा, है ना। मोर्टेलिटी रेट हमारी कैसी थी, मतलब कि शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार थी, ठीक है। निरक्षरता की बात करें, अनपढ़ता, इलिटरेसी जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। निम्न जीवन प्रत्याशा यानी कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत कम एज में ही लोगों की डेथ हो जाया करती थी इलाज ना होने के कारण। और व्यापक गरीबी यानी कि गरीबी बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे, ठीक है। और इसके अलावा निम्न जीवन स्तर, जो लाइफ स्टैंडर्ड है जीने का, वो बहुत ज़्यादा लो था, क्योंकि रहने के लिए प्रॉपर मकान नहीं होते थे, घर नहीं होते थे, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं होता था, कपड़े पहनने के लिए ठीक से नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसके अलावा ये हमने पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझ लिया है। अब इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, तभी तो हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो पाएगी ना। क्योंकि चीज़ों को जब तक आप डीप तरीके से नहीं समझेंगे ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तब तक आप उतनी आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे जितनी एग्जाम में लिखने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप ये पूरा वीडियो देखें और इसके जितने भी डिटेल कॉन्सेप्ट है ना इन पॉइंट्स के, वो भी ध्यान से समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं आज़ादी के समय कृषि कैसी थी। तो कृषि की कुछ समस्याएं थी, ठीक है, काफ़ी सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था, जिसको कहते हैं लैंड लॉर्ड सिस्टम, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जमींदारी व्यवस्था क्या थी, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था से पहले आप ये समझो कि जमींदार क्या होते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं लैंड लॉर्ड। वो वाला लैंड लॉर्ड
सुना होगा ना आपने, आपको जनरली लोग बोलते हैं लड़ाई लड़ाई में ज्यादा लैंडलॉर्ड बन रहा है तू, ठीक है। तो वो लैंडलॉर्ड का मतलब समझो क्या है। मतलब एक जमाने में ना लैंडलॉर्ड एक ऐसा शब्द हुआ करता था, या एक ऐसी हस्ती हुआ करती थी जिसकी सोसाइटी में ना बहुत वैल्यू होती थी या बहुत नाम होता था, ठीक है। तो इसी चीज से ना ये नाम भी बहुत उछल गया, लैंडलॉर्ड, कि मेरे सामने ज्यादा लैंडलॉर्ड मत बन, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार कौन होता था, लैंड का लॉर्ड, ठीक है। यानी कि जो जमीनें होती हैं उनका लॉर्ड यानी कि मालिक, लॉर्ड मतलब मालिक। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड शब्द है, ठीक है, इसका मतलब होता है मालिक। तो जमीनों का मालिक या जमीनों का स्वामी ये कह सकते हो आप, भूस्वामी भी कहते थे। तो यहाँ पर जो भूस्वामी थे लैंडलॉर्ड से, वो क्या करते थे, लोगों से ना उनकी जो जमीनें होती थी, ठीक है, उसमें ये होता था कि जो किसान होते थे उनके पास जमीनें नहीं हुआ करती थी अपनी, तो उनको जमीन लेने के लिए ना इन लैंडलॉर्ड्स के पास आना पड़ता था, जिसके लिए वो क्या करते थे, किसानों का बहुत शोषण करते थे, उनसे मनचाहा टैक्स वसूलते थे, ठीक है। जिसकी वजह से जो किसान होता था ना वो उतना टैक्स नहीं पे कर पाता था, ठीक है। देखो यहाँ पे है, जमींदार जानबूझकर कृषकों से अधिक कर वसूलते थे और अधिक पैसे का उपयोग अपने भोग विलास में करते थे। यहाँ पे भोग विलास का मतलब क्या है, भोग विलास का मतलब होता है लग्जूरियस लाइफ, ठीक है। अपनी लग्जूरियस लाइफ को ही जीते थे, एंटरटेनमेंट वाली लाइफ को जीते थे, ठीक है। तो इस वजह से भारत में कृषि का विकास हो नहीं पाया। तो आज़ादी के दौर में भारत में जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी, जिस वजह से किसानों का शोषण हो रहा था। जमींदारी व्यवस्था क्या होती है कि एक लैंडलॉर्ड होता है यानी कि जमीन का मालिक होता है, वो किसानों को किराए पर, रेंट पर जमीन देता है। और जब कोई किसान यानी कि फार्मर रेंट पर उस जमीन को लेता है, तो उसका जो रेंट होता है एक तो बहुत ज्यादा होता है, दूसरा इसके अलावा उसको टैक्स भी पे करना होता है, किसको, लैंडलॉर्ड को। और जो टैक्स होता है वो मनमाना टैक्स होता है, यानी कि अपने मनमाने तरीके से टैक्स को वसूलना, जिससे क्या होता है किसान बेसिकली इसको पे ही नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा टैक्स होता है वो, तो जो उससे मनचाहा जो कर वसूला जाता है ना, इससे किसान वो पे ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। और इसमें कई बार तो देखो लैंडलॉर्ड, सॉरी, किसान बहुत ज़्यादा तब फंस जाते थे कि मान लो कि उन्होंने, ठीक है, जैसे गांव में पहले मुंशी हुआ करते थे, है ना, मुंशी लोग होते थे, लाला लोग, है ना, आपने गाना सुना होगा, लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे तू। तो वो जो है ना, मतलब वो उसी टाइम का गाना है, ठीक है। एक मदर इंडिया मूवी है, उसमें लाला नाम का मुंशी हुआ करता था, ठीक है। वो गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, मतलब वो बेसिकली ब्याज पर पैसा देता था लोगों को, ठीक है। और उनसे जो इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं, उनसे जो इंटरेस्ट वसूलता था यानी कि ब्याज वसूलता था, वो मनचाहा ब्याज ले लिया करता था बेवकूफ़ बनाकर। तो उसी के ऊपर वो गाना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मुंशी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो मुंशी लोग होते थे, लाला लोग होते थे, ये क्या करते थे, लोगों को ब्याज पे पैसा देते थे। तो जब लोग इससे मनी यानी कि पैसा लेते थे, ठीक है, उससे फिर क्या करते थे, किराए पर लैंड ले लिया करते थे, खेती ले लेते थे। तो अब क्या होता था कि अगर जो किसान है जिसने वहां से पैसा ब्याज पे उठाया है, ठीक है, फिर किराए पे जमीन ली है, और फिर उसने क्या कर दिया, वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की, खेती बाड़ी की, है ना। अब ये सब करने के बाद वो किस पे डिपेंड हो जाता था, रेनफॉल पे यानी कि बारिश पे। अगर बारिश ठीक से होगी तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, खेती बाड़ी अच्छी होगी तो फिर वो जो लैंड उसने लिया है उसका किराया ठीक से दे पाएगा, ठीक है, जिससे उसने पैसा लिया है उसको ब्याज दे पाएगा। तो ये सारी चीजें को लेके, एक्सपेक्टेशन को लेके, किसान उस मनी को, लोन को ले लेता है। और देखो बारिश जो होती है, रेनफॉल जो होता है, वो भरोसे पे तो, मतलब उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। अगर मान लो कि अगर ये बारिश ना हो तो फिर खेती बाड़ी ठीक से नहीं होगी, ना तो इसका किराया दे पाएगा, ना ही जो पैसा लिया उसका ब्याज दे पाएगा। तो इस तरीके से जो किसान होते थे बेचारे इस साइकिल के अंदर फंस जाया करते थे, और अल्टीमेटली उनको सुसाइड करना पड़ जाता था, क्योंकि जो ब्याज वाला है वो मतलब पैसे मांगता है, अपने ब्याज वसूलता है, उधर से लैंडलॉर्ड जिसने जमीन किराए पे दी है वो भी उससे टैक्स और वो मांगता है, किराया मांगता है। तो बेचारा जो किसान है ना वो मजबूर होकर सुसाइड कर लिया करते थे। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिंचाई सुविधा तो थी ही नहीं, ठीक है, मैंने सिंचाई के लिए भी बताया, इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन का लिए कोई सिस्टम नहीं था, यानी कि जो किसान है वो पूरी तरीके से किस पे, सिंचाई के लिए बारिश के ऊपर ही निर्भर हुआ करता था। तो सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं थे। वर्षा पर निर्भरता मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। निम्न उत्पादकता यानी कि लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि जब किसान जो होते थे उनको जानकारी का अभाव होता था कि कैसे क्या फसल को बोना है, क्या करना है, प्रॉपर उनके पास साधन भी नहीं होते थे, ऊपर से इरिगेशन सिस्टम भी ठीक से नहीं होता था। तो इन सारे कारणों की वजह से प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाती थी, यानी कि खेती बाड़ी से जो प्रोडक्शन होता था वो बहुत कम हुआ करता था।
इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं खंडित जोतें। ये खंडित जोत क्या होती है? देश में खेत छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे, जिस वजह से कृषि करना और मुश्किल हो जाता था। देखो, अगर मान लो कि एक खेत यहाँ पर है छोटा सा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, अगर इन छोटे छोटे खेतों पर खेती करेंगे तो बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, इन सारे खेतों को अगर मिलाकर एक बड़ी जमीन बना दी जाए तो यहाँ पे खेती करना आसान होगा कंपैरेटिवली इनको अलग अलग खेती करने के लिए, क्योंकि फिर अलग अलग जगह ध्यान देना, उनकी केयर करना ये मुश्किल होता था। तो जो हमारे देश में जो खेत थे ना वो छोटे छोटे जोतों में बटे हुए थे, जो भी एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा हम बात करते हैं निर्वाह कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या होती है कि जो किसान होते थे ना, वो सिर्फ उतना ही उगाते थे जितना वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ठीक है, जैसे गेहूँ, चावल, धान, मक्का, ये सब उगाते थे। पर किस लिए? सिर्फ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मतलब खेती-बाड़ी वो इसलिए नहीं करते थे ताकि उनको बेचना है। इसलिए कि वो उनको घर में अपने इस्तेमाल कर सकें और उससे अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में कृषि के पिछड़ने के और भी कुछ रीज़न बता रखे हैं। तो मुख्य कारण तो बेसिकली देखो जमींदारी प्रथा मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक व्यापारीकरण है, उसका लॉस किसानों को उठाना पड़ता था। बेसिकली होता ये था कि जो किसान होते थे ना वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए निर्वाह कृषि कृषि करते थे। जैसे कि चना दाल गेहूं बाजरा, ठीक है, दालें यही सब उगाया करते थे ताकि वो उनका खुद उनका उपभोग कर सके। ठीक है, खुद उनको अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन जो अंग्रेज होते थे ना वो उनसे फोर्सफुली जोर देकर उनसे वो उगवाते थे जिसका वो व्यापार कर सकें। जैसे वो नील की खेती कराते थे, अफीम की खेती कराते थे। तो इससे क्या होता था? इससे ना सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को फायदा होता था और भारतीय किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। ठीक है, किसानों को फायदा क्यों नहीं होता था? भाई अगर मान लो, ठीक है, उसने किसान ने बेचारे ने दाल चना बाजरा ये सब उगाया, तो वो अपने घर भी तो ले जा सकता है ना खाने के लिए। लेकिन अगर आप उससे अफीम उगवाओगे, नील उगवाओगे, तो यार वो अफीम और नील थोड़ी ना खिलाएगा अपने बच्चों को। तो बेसिकली यहाँ पे होता यही था कि किसान से क्या करवाया जाता था? फोर्सफुली उससे नील की खेती कराई जाती थी, अफ़ीम की खेती कराई जाती थी। अब उसको यहाँ से लेके थोड़ी ना चला जाएगा कि बच्चों को अफ़ीम खिलाएगा, इससे थोड़ी ना, वो तो मर जाएँगे। ठीक है? तो एक और प्रॉब्लम भी होती थी, जब वो किसान ज़मीन पर अपनी ज़मीन पर अफ़ीम उगाता था ना, तो उससे ये होता था अफ़ीम या नील कि ना ज़मीन की उपजाऊ क्षमता यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, फर्टिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये चीज़ भी उसकी ज़मीन के साथ अच्छा नहीं होता था, तो बेचारे किसानों को इससे बहुत लॉस होता था। अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, तो हमने पहले भी समझा कि औद्योगिक क्षेत्र यानी कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके लिए अंग्रेज़ों ने कुछ भी ख़ास डेवलपमेंट के लिए कुछ किया नहीं था, ठीक है? और ऑलरेडी जो भारत के अंदर हस्तशिल्प उद्योग थे, यानी कि हाथों से वस्तुएँ जो बनाई जाती थी, है ना? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, वो और ख़त्म हो गई। पतन लिखा ना, हस्तशिल्प उद्योग का पतन। पतन का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो उन्होंने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, यानी हाथों से बनाने वाले जो प्रोडक्ट थे, उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उसको हम समझेंगे, अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले भारत का हस्तशिल्प उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित था, परंतु अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे इस उद्योग का विनाश कर दिया। यानी कि अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हाथों से बनाई जाती थी और उनका मार्केट बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, लोग वही खरीदते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए ना तो उन्होंने मशीन से चीज़ें लाके बेचना शुरू कर दी, जो कंपैरेटिवली सस्ती होती थी, ठीक है? और उनमें अलग प्रकार की वैराइटीज़ भी लोगों को देखने को मिलती थी, ठीक है? इसी दौर में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और बड़े-बड़े उद्योगों का विकास हुआ। अब ब्रिटेन में देखो मैंने बताया था कि वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई थी, बड़े-बड़े उद्योग फैक्ट्रियाँ लग गई थी, है ना? इंडिया से कच्चा माल वहाँ पे जाना शुरू हो गया, ठीक है? क्योंकि उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी। तो अंग्रेज़ों ने भारत को कच्चा माल पूर्ति करने वाला क्षेत्र मान लिया, यानी कि भारत को क्या एक मार्केट मान लिया कि यहाँ से वो कच्चा माल लेके जाएँगे। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहाँ से कच्चा माल ले जाकर यहाँ से कच्चा माल ले जाकर वह ब्रिटेन में बने उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन करके उसे विश्व भर में बेचा करते थे। तो इसी दौरान अंग्रेजों ने कच्चे माल के निर्यात पर अ, कच्चे माल इसी दौरान अंग्रेजों ने कच्चे माल के निर्यात पर कर कम कर दिया। यानी कि देखो जो यहाँ पे कच्चे माल का निर्यात हो रहा है, ठीक है? यानी कि इंडिया से जब ब्रिटेन में कोई चीज़ जाती थी, तो उसके ऊपर जो टैक्स है ना वो बहुत कम लिया जाता था। ठीक है? क्योंकि इंडिया से जा रही है ना ब्रिटेन, लेकिन जब ब्रिटेन से कोई चीज़ इंडिया आती थी ना, तो उसपे टैक्स ज़्यादा लगाया जाता था।
अब दोस्तों देखो, इसी दौरान अंग्रेजों ने कच्चे माल के निर्यात पर कर को कम कर दिया, यानी टैक्स को कम कर दिया, जिससे वस्तुओं के निर्यात पर कर को उन्होंने बढ़ा दिया, जो बनी हुई वस्तुएं होती थी। मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या बात हो रही है। देखो, इंडिया से, ठीक है, जब ब्रिटेन या ब्रिटेन के अलावा कोई और देश, ठीक है, जब इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाएगा, ठीक है, रॉ मटेरियल, ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स है ना वो कम लगेगा। तो जब टैक्स कम लगेगा तो इंडिया से जो रॉ मटेरियल यहाँ जाएगा और टैक्स कम लगेगा तो ब्रिटेन में वो सस्ता जाएगा। लेकिन जब इंडिया से अगर कोई बनी हुई वस्तु, ठीक है, जो हाथों से बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट जो वस्तुएं हैं, अगर वो इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में जाएंगी, चाहे वो ब्रिटेन जाए या किसी दूसरे दुनिया के किसी दूसरे देश में जाए, तो वहां पर क्या होता था, जो टैक्स है ना वो ज्यादा लगता था। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि इंडिया से कोई मिट्टी के कोई बर्तन बन के जा रहे हैं या कोई कपड़ा बन के जा रहा है, तो उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगेगा। जब ज़्यादा टैक्स लगेगा तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू, मतलब उसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे दुनिया के दूसरे देशों में वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और उसकी डिमांड वहाँ पे कट जाएगी, यानी डिमांड कम होगी, जिससे लोग डिमांड कम करेंगे तो फिर इस इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट कम बनेंगे। तो देखो कितनी बड़ी गेम खेल रहे थे। इंडिया से अगर रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है, ठीक है, तो टैक्स कम लगेगा, लेकिन अगर इंडिया बनी हुई चीज़ों को बेचेगा तो टैक्स ज़्यादा लगेगा, ताकि दुनिया में उनकी डिमांड ना हो। तो इस तरीके से ये लोग चालबाजी करते थे। इसके अलावा जिस वजह से अंग्रेजों को सस्ते दामों पर कच्चा माल मिल जाया करता था, यह भी मैंने बताया, परंतु भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी और मांग में कमी आती थी। धीरे धीरे वो इंडस्ट्री खत्म हो गई, क्योंकि भाई उनसे कोई डिमांड ही नहीं कर रहा दुनिया में। ठीक है, तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के मुख्य कारण अंग्रेजों की विभेदकारी नीति। ठीक है, यानी कि अगर अपने पास उनको चीजें मंगानी है तो टैक्स कम लगेगा, लेकिन अगर भारत अपनी खुद की बनी हुई चीजें बेचेगा तो टैक्स ज्यादा लगेगा। उद्योग में बनी हुई वस्तुओं की कीमत कम, उद्योग में बनी वस्तुओं की कम कम कीमत, यानी कि जब ब्रिटेन से जब वस्तुएं यहाँ पे आती थी, ठीक है, ब्रिटेन से जब, एक मिनट, जब ब्रिटेन से चीजें भारत आती थी मशीन से बनकर, तो उनके जो प्राइस होते थे ना वो बहुत कम होते थे, और भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसके प्राइस ज़्यादा होते थे, क्योंकि वो हाथों से बनती थी। तो जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो ऑब्वियसली उसी की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इससे क्या हुआ, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के प्राइस ज़्यादा होने से उसकी डिमांड कम होने लगी और मशीन वाली चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होने लगी। तो ये भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के खत्म होने का एक मेन रीज़न था। इसके अलावा अगर हम बात करें भारतीय उपभोक्ताओं में बदलती मांग, अब लोगों में डिमांड का ट्रेंड भी बदल गया, क्योंकि आधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव था ना, इंडिया में वो प्रोडक्ट बनते ही नहीं थे जो लोगों को ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, वो बाहर से आते थे, तो लोगों में डिमांड चेंज होने लगी। जैसे आजकल भी आपने देखा होगा कि हमारे कपड़ों में, खाने में लोगों की डिमांड चेंज हो गई है, ट्रेंड चेंज हो गया है ना। पहले लोग अगर पार्टियां करते थे तो बेसिकली समोसे पकोड़े चलते थे ना, लेकिन अभी क्या चलता है ना, अभी मोमोज चलते हैं, फ्रेंच फ्राइज चलते हैं, बर्गर चलता है, पिज्ज़ा चलता है, ठीक है, पेप्सी है, कोका कोला है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा 50-100 साल पहले चले जाए तो लोग ये सब नहीं खाते थे, पता ही नहीं था, तो खाएंगे क्या, है ना। तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर अभी हम पिछले 10 साल पहले की बात करें तो अलग प्रकार का ट्रेंड हुआ करता था कपड़ों में, ठीक है। 2 साल पहले की बात करें, अलग प्रकार का ट्रेंड हुआ करता था। जैसे अभी हाल ही के कुछ 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि भारत में बीटीएस ट्रेंड बहुत चल गया है, उनसे रिलेटेड जैकेट्स, कैप्स वगैरह। ठीक है, तो ये ट्रेंड, तो लोगों की जो डिमांड है ना वो बदलती रहती है। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही हो रहा था कि जब ब्रिटेन से चीज़ें यहाँ पे आती थी तो लोगों की डिमांड में चेंज आता था। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन में जो बनी हुई वस्तुएं होती थी, गुणवत्ता वस्तुओं, हाँ, तो इसके अलावा जो ब्रिटेन में वस्तुएं बनती थी वो क्वालिटी में भी और अच्छी बनाई जाती थी, सस्ते रेट में बनाई जाती थी, इसलिए लोग उन्हीं को ज़्यादा खरीदते थे। ठीक है, ये बेसिकली यार देखो सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ जो आपको सस्ते में मिलेगी तो वो आप सस्ते वाली ही लोगे ना, आप क्यों महंगी चीज़ों को लोगे। ठीक है, मान लो कि आप एक दुकान पे जाते हो, ठीक है, आज की डेट में मैं बताता हूँ कि आप एक दुकान पे जाते हो, ठीक है, मान लो कि वहाँ पे कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका प्राइस आपको सस्ते में मिल रहा है। मान लो कि जो आप एक क्या बोलूँ मैं, चलो ग्लास का सेट लेने गए आप, ठीक है, जो पानी पीने का गिलास है, ठीक है, वो आपको एक चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कांच का गिलास है, वो आपको 200 रुपये के 6 गिलास मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर आप इंडियन प्राइस देखोगे तो उसको आप देखोगे कि 300 रुपये में आपको 6 गिलास मिलते हैं। तो यार जब आपको प्राइस यहाँ पे कम मिल रहा है ना, तो आप ऑब्वियसली चाइना वाले गिलास ही खरीदोगे, ना कि आप वहाँ पे देशभक्ति निभाओगे कि नहीं भाई मुझे इंडियन प्रोडक्ट दो। तो सेम चीज़ उस वक्त भी होती थी
कि जब इंडिया में ब्रिटेन से प्रोडक्ट बन के आते थे ना, तो सस्ते होते थे, वैरायटी उनमें बहुत ज़्यादा होती थी, क्वालिटी भी अच्छी होती थी। तो लोग ये नहीं देखते थे कि हमें ब्रिटेन की चीज़ें हैं या हमें इंडिया की ही लेनी है, ऐसा कुछ नहीं। देशभक्ति कहीं काम नहीं आती। देशभक्ति काम का मतलब ये कि देशभक्ति कोई ध्यान नहीं रखता। ठीक है, लोग अपने सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, सेविंग करते हैं, तो प्राइस जहाँ सस्ता मिलेगा लोग वहाँ लेते हैं। तो बेसिकली इसी वजह से ये चीज़ें हुई। इसके अलावा कुछ अन्य भी रीज़न है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अन्य उद्योग, अंग्रेजों ने भारत में औद्योगिक विकास पर खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य भारत से कच्चा माल ले जाकर बनी हुई वस्तुएं भारत में बेचना था, जिस वजह से भारत में उद्योगों का विकास नहीं हो सका। ये हमने पहले भी पढ़ा पॉइंट। आधारिक संरचना का अभाव, ये हमने पढ़ा था कि जो आधारिक संरचना होती है, यानी कि रोड, बिजली, स्कूल्स, इन सब पे ध्यान नहीं दिया गया था। प्रौद्योगिकी का अभाव, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, तकनीक। ठीक है, तो अच्छी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर काम नहीं किया गया, तो ये भी एक रीजन था हमारी अर्थव्यवस्था के पिछड़ने का। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर, तो आज़ादी के समय भारत के सेवा क्षेत्र की स्थिति बहुत खराब थी। सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से रेल, बंदरगाह, संचार साधन ही विकसित थे। मतलब लोग जब जॉब करने जाते थे ना, कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो सर्विस देते हैं। सेवा क्षेत्र समझते हैं ना आप, जैसे एक होता है औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे वस्तुओं को बेचा खरीदा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में क्या होता है, सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जैसे टीचर अगर आपको पढ़ाता है तो वो आपको सर्विस दे रहा है, बैंक आपको सर्विस देता है, डॉक्टर आपको सर्विस देता है, कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है, तो आपको सर्विस देते हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से रेल, बंदरगाह, संचार साधन, यहीं पर ही लोगों को जॉब मिलती थी, यही सर्विस सेक्टर हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी। उच्च प्रशासनिक पदों पर, यानी कि जो हमारे सरकारी जो पोस्ट हुआ करती थी, जो उनके ऊंचे पद थे, उसमें सिर्फ ब्रिटेन के लोग ही हुआ करते थे, भारतीयों को इन पदों पर नौकरी करने की अनुमति ही नहीं थी। ठीक है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। अब आता है व्यापार की स्थिति। ये व्यापार की स्थिति क्या है? 1869 में सुएज नहर के खोले जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच में वस्तुओं की परिवहन लागत कम हो गई। दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, ये मैं आपको थोड़ा सा एंड में समझाऊंगा, पहले ये दोनों पॉइंट देख लेते हैं। इसको मैं एक पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ। भारत में मुख्य रूप से कच्चा माल जैसे कि कपास, रेशमी कपड़ा, लोहे से बनी वस्तुएं, हाथीदांत, मसाले इत्यादि का निर्यात किया जाता था, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का आयात किया जाता था। तो देखो क्या हो रहा है, भारत से मुख्य रूप से इन सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन द्वारा भारत में उत्पादित वस्तुओं का आयात होता था। कोई भी देश है, मान लो ए नाम का देश है, अगर ये बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल बेचेगा तो इसको ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल में कोई कमाई नहीं होती है, ये बहुत सस्ते रेट पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इनके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई है। आपने क्या किया, खेती बाड़ी से सीधा कॉटन उगाया और सीधा कॉटन सेम कुछ थोड़े से मार्जिन पे आपने दूसरी कंट्री को बेच दिया। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप कॉटन को उगाते हो, फिर उससे आप फैब्रिक बनाते हो, फैब्रिक में आपका और प्रॉफिट ऐड होता है, फिर आप दूसरी कंट्री में बेचते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो भारत बेसिकली ऐसा नहीं करता था। ठीक है, या उससे ऐसा नहीं करवाया जाता था। भारत क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था ज़्यादा रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्ट कर लिया जाता था किसका, बनी हुई चीज़ों का, जो फाइनल गुड्स हुआ करती थी। तो उससे भारत को लॉस बहुत हुआ करता था। अब बात करते हैं सुएज नहर की। तो दोस्तों अब समझते हैं सुएज नहर को, यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखो ये सुएज कैनाल है ना, इस सुएज कैनाल के बारे में समझो क्या है। पहले क्या होता था, ब्रिटेन से कोई भी चीज जब भारत बेची जाती थी या भारत से खरीदी जाती थी, तो वो रास्ता जो होता था ना, वो यहाँ से होता था। देखो ये जो ये अफ्रीका है, इस पूरे अफ्रीका के यहाँ से चक्कर लगाकर फिर भारत चीजें आती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो बीच का रास्ता है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये पहले बंद था। इस सुएज कैनाल को यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये रास्ता बंद था। इस रास्ते को खोलने के बाद अब सीधा ब्रिटेन से जो चीजें हैं, सामान है, वो शिप के जरिए भारत यहाँ पे आ जाया करते थे। तो यानी कि पहले क्या होता था, इतना लंबा चक्कर लगा के आना पड़ता था, जो कई हजार किलोमीटर है। ठीक है, फिर जाके भारत चीजें पहुंचती थी। तो उसमें ना ट्रेवल कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी, बहुत ज्यादा फ्यूल लगता था, जिससे चीजें महंगी हो जाया करती थी, और अंग्रेजों को इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बाद में क्या हुआ, जब ये स्विस कैनाल यहाँ से ओपन हो गई ना, ये रास्ता जब ओपन हो गया, तो अब यहाँ से बहुत ही शॉर्ट रास्ते से ब्रिटेन से चीज़ें भारत आ जाती थी और यहीं से ही चली जाती थी। तो इस तरीके से स्विस कैनाल के ओपन होने से ब्रिटेन को भारत के साथ व्यापार करने पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। तो अब चैप्टर का लास्ट पॉइंट बचता है ब्रिटिश शासन का भारतीय
व्यवस्था में सकारात्मक योगदान, मतलब अंग्रेजों के यहाँ आने से सब कुछ गलत ही नहीं हुआ था, कुछ अच्छा भी हुआ था। तो वो क्या अच्छा हुआ था, क्या पॉजिटिव वर्क हुआ, उसके बारे में हम बात करते हैं। व्यापारिक कृषि का विकास हुआ। पहले क्या होता था, किसान सिर्फ और सिर्फ अपने निर्वाह के लिए ही खेती बाड़ी करता था, लेकिन अब बिजनेस करने के लिए भी करने लगा, क्योंकि अंग्रेजों के आने से वो चीज़ भी किसान सीख गया कि हमें वो प्रोडक्शन भी करना चाहिए जो दूसरे देशों में डिमांड किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन में भारत का आत्मनिर्भर बनना, यानी कि फूड प्रोडक्टिविटी में भारत क्या बन गया, इंडिपेंडेंट। इतना ज़्यादा फूड ग्रो करने लगा, इतना ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने लगा कि भारत को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। रेलवे तथा सड़कों का विकास हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाए थे, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को ले जाना पड़ता था मालगाड़ी के जरिए, और कई सारी उन्होंने सड़कें भी बनवाई थी। इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, मुद्रा विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। ठीक है, मुद्रा विनिमय का मतलब क्या होता है, पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कि भाई अगर मेरे पास मान लो कि वीट है, गेहूं है, तो मैंने वीट दे दिया, और किसी पर राइस है तो उससे राइस ले लिया। ठीक है, तो पहले ये बार्टर सिस्टम चलता था, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस बार्टर सिस्टम के अंदर कमी आई, और लोगों ने पैसे देकर चीजें खरीदना ज्यादा शुरू कर दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं संचार की, तो संचार के साधनों का विकास हुआ, यानी कि कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पे इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। ठीक है, न्यूज़पेपर के जरिए और दूसरे तरीकों से। और बंदरगाहों का विकास हुआ। बंदरगाह का मतलब होता है सी पोर्ट्स। ठीक है, यानी कि ये समुद्र है, और समुद्र में जो शिप होते हैं वो सारे यहाँ आकर रुकते हैं। तो इस पोर्ट को क्या बोलते हैं, बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पे सारे शिप आके रुकते हैं, तो इसको बंदरगाह या सी पोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे इस चीज़ का अंग्रेजों ने विकास किया। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों आपका कवर हो जाता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, अपना प्यार जरूर दिखाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि दूसरे चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो भी आपको तुरंत मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलता हूँ आपसे अगले इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एंड मज़ेदार वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।